हेलो एवरीवन, वेलकम टू कॉन्सेप्ट। माय नेम इज धर्मेंद्र। आज मैं बात करने वाला हूँ व्हाट इज इक्विटी। ठीक है, तो ये स्पेसिफिकली उन लोगों के लिए जो इक्विटी जानना चाहते हैं कि इक्विटी में किस तरीके से वो इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। तो इक्विटी एक्चुअली है क्या, ठीक है, शेयर मार्केट में इसका क्या प्रभाव पड़ता है और किस तरीके से ये इकोनॉमी को हेल्प करता है, किस तरीके से ये मैं ये कहूँगा कि स्टॉक मार्केट, सिर्फ स्टॉक मार्केट नहीं, पूरी तरीके से अर्थव्यवस्था को किस तरीके से दर्शाता है और लोगों को इसमें क्यों इंटरेस्ट होना चाहिए इक्विटी में। लोग जब इक्विटी खरीदते हैं तो उनके पोर्टफोलियो में क्या प्रभाव पड़ता है और आगे जाके कैसे इसमें वेल्थ जनरेट होता है, हम उसके बारे में बात करेंगे। ठीक है, तो पहले हम बात करते हैं व्हाट इज इक्विटी। ठीक है, सो यहाँ पर टॉपिक है अंडरस्टैंड इक्विटी। ओके, अंडरस्टैंडिंग इक्विटी, अ कंसाइज गाइड फॉर बिगिनर्स। तो जिन लोगों को इक्विटी के बारे में जानना है, ठीक है, जो इक्विटी के बारे में जानना चाहते हैं इन्वेस्टमेंट पर्पज से या फिर लर्निंग पर्पज से, तो ये वीडियो स्पेसिफिकली उनके लिए है। ठीक है, तो इक्विटी के बारे में जानते हैं। तो सबसे पहला आता है इंट्रोडक्शन टू इक्विटी। ठीक है, तो यहाँ पर इक्विटी के बारे में आपको क्लियर अंडरस्टैंडिंग दी जाएगी, उसका इंपॉर्टेंस क्या है फाइनेंस में, इन्वेस्टमेंट्स में, और ये दोनों इंडिविजुअल और बिजनेसेस को किस तरीके से असर करता है, हम उस बारे में जानेंगे। और एसेंशियल कंसेप्ट, टेक्नोलॉजी, टर्मिनोलॉजी जो होती है वो भी हम इसमें डिस्कस करेंगे, जो कि आपको एक बोलेंगे कॉन्फिडेंस आपको आ जाएगा कि इक्विटी के बारे में आपको इतना सारा पता है, तो इक्विटी में अगर कभी भी आपको डील करनी है तो आप आसानी से कर सकते हो। ठीक है, तो चलिए आगे देखते हैं। ठीक है, सबसे पहला आता है आपका व्हाट इज इक्विटी। ठीक है, तो इक्विटी रिफर्स टू द ओनरशिप वैल्यू ऑफ एन एसेट आफ्टर ऑल लायबिलिटीज आर डिडक्टेड। इट रिप्रेजेंट द स्टेक्स हेल्ड बाय शेयर होल्डर्स इन अ कंपनी रिफ्लेक्टिंग देयर क्लेम ऑन एसेट एंड अर्निंग्स। ठीक है, तो इक्विटी होता क्या है? इक्विटी आप देखोगे एक ओनरशिप होता है। जिनके पास भी किसी कंपनी की इक्विटी होती है वो ओनरशिप कहलाते हैं। अगर मैंने किसी पर्टिकुलर कंपनी का इक्विटी मैंने खरीदा है तो मैं उस पर्टिकुलर कंपनी का स्टेक होल्डर हो गया, ओनर हो गया। ठीक है, अभी ओनर की बात है तो इसका मतलब ये नहीं कि मैं जाके उसमें डिसीजन लेना शुरू कर दूंगा, ऐसा नहीं होता। लेकिन जिन जिन के पास इक्विटी शेयर्स होता है वो उनके ओनर्स होते हैं, तभी वो कंपनी का फंड रेज होता है। जैसे अगर मैंने किसी कंपनी का इक्विटी बाय किया तो वो पैसा कंपनी को मिलता है, जैसे आईपीओ के थ्रू। ठीक है, तो कंपनी फंड रेज करती थ्रू आईपीओ ताकि वो अपने बिजनेस को एक्सपैंड कर सके। जब ये इक्विटी जो आईपीओस है, जिन्होंने इक्विटी शेयर सबको दिया है, जब ये लिस्ट होते हैं तो वहां पर बाय एंड सेल होते हैं। तो इक्विटी किसको रिफर करता है? ओनरशिप वैल्यू ऑफ एन एसेट। तो जितनी ज्यादा इक्विटी रहेगी, इक्विटी की जो वैल्यू रहेगी मल्टीप्लाइड बाय द नंबर ऑफ इक्विटीज, ये कंपनी की वैल्यू आती है। तो किसी भी कंपनी का एक सिंपल वैल्यूएशन अगर आपको निकालना है तो सेकेंडरी मार्केट में जितना उसका इक्विटीज का प्राइस है मल्टीप्लाइड बाय टोटल नंबर ऑफ इक्विटीज, तो कंपनी की वैल्यूएशन आ रही है। तो इन शॉर्ट अगर उतना इक्विटी को खरीद लेता तो वो ओनर बन जाता। तो जैसे मैंने कहा, जिसके पास सबसे ज्यादा शेयर्स हैं तो वो आप देखोगे उसके पास वोटिंग पावर सबसे ज्यादा है, तो वो डायरेक्टर या मैनेजमेंट में हेर फेर कर सकता है। जो भी उनको चेंजेस करना है वो वहां पर वोटिंग राइट्स जो होती है, वोटिंग राइट्स के तहत वहां पर वो चेंजेस कर सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर अभी टोटल जो ओनरशिप है वहां पर अगर मैं बात करूं तो इसमें लायबिलिटीज काउंट नहीं होता है। मतलब अगर किसी कंपनी की वैल्यू मान लीजिए 10,000 करोड़ है तो उसमें लायबिलिटीज इंक्लूडेड नहीं है, या जो भी उन्होंने डेट लिया है वो इंक्लूडेड नहीं है, तो उसको हम माइनस करने के बाद जो एक्चुअल वैल्यू आती है वो ओनरशिप होता है। ठीक है, तो इक्विटी जितना भी लिया जाए, अगर किसी ने कोई कंपनी को एक्वायर किया है जहां पर वो कंसिडरेबल अमाउंट ऑफ इक्विटीज उसने परचेज किया है, तो वो लायबिलिटीज भी उसकी हो जाती है। तो बाद में जाके वो लायबिलिटीज को उसको पे करना ही होता है। ठीक है, तो यहाँ पर बात हो रही है कि जितने भी शेयर्स हैं उसको मल्टीप्लाई बाय क्वांटिटीज, जितने भी शेयर्स हैं मतलब क्वांटिटीज मल्टीप्लाइड बाय प्राइस, तो एक एक्चुअल वैल्यूएशन आपको आता है। ठीक है, जो इक्विटी शेयर्स लेते हैं उनको शेयर होल्डर कहा जाता है। ठीक है, वो एसेट पे क्लेम कर सकते हैं, अर्निंग्स पे क्लेम कर सकते हैं। अर्निंग मतलब डिविडेंड्स, कंपनी डिविडेंड डिक्लेयर करती है एवरी ईयर। ठीक है, तो डिक्लेयर जो करती है, अगर वो डिविडेंड रिलीज किया, जैसे मान लीजिए किसी कंपनी के मेरे पास 1,000 शेयर्स हैं और वहाँ पर कंपनी ने डिविडेंड डिक्लेयर किया तो मैं 20 रुपया प्रति शेयर पर डिविडेंड देने को तैयार हूँ, तो 1000 मल्टीप्लाई 20, तो मेरे पास 20,000 रुपीज आ सकते हैं। ठीक है, तो ये अर्निंग होता है, अर्निंग पर शेयर। ठीक है, सो ये कंसेप्ट बहुत क्रूशियल होता है ताकि मैं एक इन्फॉर्म फाइनेंशियल डिसीजन बना सकूं।
किसी भी कंपनी का शेयर लीजिए, ठीक है, आपको उसके एनुअल जनरल मीटिंग, उसके जो फाइनेंशियल डिसीजन होते हैं सब पर नज़र रखनी पड़ती है, ताकि आपकी जो वैल्यूएशन है वो बरकरार रहे। जहां आपको मालूम पड़े कि कंपनी अच्छा परफॉर्मेंस नहीं कर रही है, बहुत ही बुरे बुरे डिसीजन ले रही है, तो वहां से हम उसमें एग्जिट करना ज़्यादा मुनासिब समझते हैं, ठीक है। तो इक्विटी हम समझ गए कि इक्विटी क्या होता है। अभी आगे देखते हैं टाइप्स ऑफ इक्विटी, ठीक है। सेवरल टाइप्स ऑफ इक्विटी होता है, जिसमें कॉमन स्टॉक होता है, प्रिफर्ड स्टॉक्स होता है, रिटेन्ड अर्निंग्स होता है, ठीक है। Each type has its own characteristics and implication for investors. Knowing these differences is essential for effective investment strategies. अभी डायरेक्टली मुझे इन्वेस्ट करना है तो मेरे पास तीनों चीज़ है, या तो मैं कॉमन स्टॉक खरीदूं जो स्टॉक एक्सचेंज पे आता है, या तो प्रिफर्ड स्टॉक ले लूं, या फिर रिटेन्ड अर्निंग्स, ठीक है। अब जो प्रिफर्ड स्टॉक्स और रिटेन्ड अर्निंग होते हैं कॉमन स्टॉक से मुकाबले डिफरेंट होते हैं, क्योंकि प्रिफर्ड स्टॉक है, प्रेफरेंस पहले उनको दिया जाएगा। अगर कल कंपनी डायलूटेड होती है, डायलेशन मतलब कंपनी आप देखोगे कि कंपनी मतलब बिजनेस नहीं कर पा रही, तो उसको एसेट बेस दिए जाते हैं। तो जब एसेट बेस दिए जाते हैं तो सबसे पहला जो इसमें प्रिफर्ड शेयर्स वाले होते हैं, रिटेन्ड अर्निंग्स, इनको पहले दिया जाता है, बाद में कॉमन स्टॉक वालों को दिया जाता है, ठीक है। तो यहाँ पे इंपॉर्टेंस ऑफ इक्विटी यहाँ पर हम समझते हैं। इक्विटी इज वाइटल फॉर बिजनेस ग्रोथ एंड फाइनेंशियल स्टेबिलिटी। इट सर्व्स एज अ सोर्स ऑफ कैपिटल फॉर कंपनीज, इनेबलिंग देम टू एक्सपैंड एंड इन्वेस्ट इन न्यू अपॉर्चुनिटीज। मुझे अगर बिजनेस को एक्सपैंड करना है तो सिर्फ बैंक लोन से काम नहीं चलेगा, क्योंकि बैंक मुझे उतना ही लोन देगा जितना मेरे पास एसेट है। अभी अगर मुझे ज़्यादा बड़ा एक्सपैंड करना है तो मैं आईपीओज लॉन्च करके पब्लिक से पैसा लेकर मैं बिजनेस को एक्सपैंड कर सकता हूँ। जो भी कंपनी आईपीओ लिस्ट करती है वो अपने बिजनेस को एक्सपैंड करने जाती है। तो इक्विटी एक बहुत इंपॉर्टेंट सोर्स है फॉर रेजिंग द कैपिटल, ठीक है। तो जितने भी बिजनेसेस एक्सपैंड होते हैं वो इक्विटी के बगैर नहीं होते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर देखो, फॉर इन्वेस्टर्स इक्विटी रिप्रेजेंट अ चांस टू पार्टिसिपेट इन द कंपनी सक्सेस। अगर मैंने वो इक्विटी खरीद ली है तो कल कंपनी अगर ग्रो करती है बहुत ऊपर, तो वहाँ पर मुझे प्रॉफिट हो सकता है, बिकॉज कंपनी भी ग्रो कर रही है तो मेरा कैपिटल भी साथ में ग्रो होगा, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं इक्विटी वर्सेस डेट, ठीक है। तो इक्विटी और डेट में बहुत डिफरेंस है, ठीक है। इक्विटी क्या क्या बताता है, ओनरशिप बताता है, ठीक है, और पोटेंशियल प्रॉफिट शेयरिंग बताता है। डेट आप देखोगे रिक्वायरमेंट, ये रिक्वायरमेंट रहता है कि उसका आपको इंटरेस्ट और प्रिंसिपल अमाउंट भी रिपे करना पड़ता है। जो भी फाइनेंशियल ऑप्शन है उसका अलग एडवांटेज और डिसएडवांटेज होता है। इक्विटी का एडवांटेज ये है कि जैसे जैसे कंपनी ग्रो होगी आपको फायदा होगा, लेकिन वही अगर कंपनी आप देखो डिसॉल्व हो रही है, उसके एसेट बेच के सब इन्वेस्टर को पैसा दिया जा रहा है, तो सबसे लास्ट में इक्विटी वाले को मिलता है, ठीक है। वहीं पर आप देखोगे जो डेट ओनरशिप होता है, ठीक है, जिसके पास डेट रहता है मतलब जिसने पैसा दिया है, ठीक है, बोरोइंग जैसे बैंक्स, तो इनको इंटरेस्ट और प्रिंसिपल मिलता है, इनको शेयर्स नहीं मिलता है, ठीक है। तो वही देकर वो कंप्लीट कर लेते हैं, लेकिन उनके पास एडवांटेज ये है कि कल कंपनी अगर डिसॉल्व होती है, ठीक है, तो वहाँ पर आप देखोगे सबसे पहला पैसा इनको दिया जाता है, ठीक है, प्रेफरेंस शेयर्स वाले, फिर जो जिन्होंने लोन दिया उनको दिया जाता है, ठीक है। तो यहाँ पर एडवांटेज और डिसएडवांटेज आता है, लेकिन सबसे आउट परफॉर्म करने वाली चीज़ है आपको इक्विटी, तो इक्विटी का यहाँ पर फायदा ज़्यादा है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, हाउ टू इन्वेस्ट इन इक्विटी। तो जब भी आपको इक्विटी में इन्वेस्ट करना है, ठीक है, थ्रू स्टॉक मार्केट, म्यूचुअल फंड्स या डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट, प्राइवेट कंपनीज, तो ये इंपॉर्टेंट होता है कि थॉरो रिसर्च करना पड़ता है। हम किसी भी कंपनी में इन्वेस्ट नहीं करते हैं, ठीक है। किसी भी पर्टिकुलर कंपनी को ले लीजिए जिसमें आपको इन्वेस्ट करना है, चाहे वो आईटी फील्ड में हो, चाहे फाइनेंस फील्ड में हो, चाहे फार्मा सेक्टर में हो, चाहे ऑटो सेक्टर में हो, सीमेंट हो, एनर्जी, किसी भी सेक्टर में हो, आपको वो कंपनी की फाइनेंशियल रिपोर्ट देखनी पड़ती है, वैल्यूएशन निकालना पड़ता है। जैसे मैंने हाल ही में एक वीडियो मैंने बनाया था जिसमें हम पीई रेशो की बात कर रहे थे, तो बहुत सारे पॉइंट्स बहुत वाइटल्स होते हैं जिनको कंसिडर करके मुझे उस कंपनी की वैल्यूएशन को चेक करके सिर्फ मुझे वहाँ पर यही नहीं चेक करना पड़ता है कि कंपनी का पी रेशियो क्या, वैल्यूएशन क्या, मुझे पूरे फाइनेंशियल रिपोर्ट चाहिए होता है, कैश फ्लो चाहिए होता है, प्रॉफिट एंड लॉस स्टेटमेंट चाहिए होता है, प्रोजेक्टेड रेवेन्यू चाहिए होता है, फिर उनके फ्यूचर प्लान्स चाहिए होता है। तो कैश फ्लो में मुझे दिखता है कि पैसा ये कहाँ पर इन्वेस्ट कर रहे हैं, इनका सबसे ज़्यादा रेवेन्यू कहाँ से आ रहा है, जो कोर वैल्यू है जिसके बुनियाद पे ये कंपनी खड़ी है, पैसा वहाँ से आ रहा है कि नहीं आ रहा है, ये भी एक इम्पॉर्टेंट एस्पेक्ट होता है जो मुझे फाइनेंशियल रिपोर्ट में दिखता है। तो थॉरो रिसर्च करना पड़ता है, ठीक है। किसी भी कंपनी में इन्वेस्ट करने से पहले आप यूं ही किसी भी कंपनी के शेयर्स में इन्वेस्ट नहीं कर सकते हो,
तो इसको थॉरोली रिसर्च करिए कि किस तरीके से कंपनी परफॉर्म कर रही है, किस तरीके से इसका कॉर्पोरेट गवर्नेंस है, किस तरीके से इसका रिपोर्ट्स हैं, किस तरीके से फंडामेंटल एनालिसिस किया जाता है। तो ये सारी चीज़ें कंसिडर करके आप उस कंपनी में इन्वेस्ट कर सकते हो और काफ़ी अच्छा उसमें प्रॉफिट आप बना सकते हो। ठीक है, तो जैसे जैसे आपने देखा होगा, कई बार सुना होगा कि कोई कंपनी 100 रुपये पे चल रही थी, आज 2000 रुपये पे है, तो वो कंपनी क्यों ग्रो हुई है? क्योंकि उसका प्रोजेक्टेड इनकम भी काफ़ी अच्छा था, उसके फ्यूचर प्लान्स भी काफ़ी अच्छे थे, उसके फाइनेंशियल रिपोर्ट्स भी काफ़ी अच्छे थे। ये सारी चीज़ें आप देख सकते हो। ठीक है, नाउ आगे रिस्क इन्वॉल्व इन इक्विटी। ठीक है, अभी इक्विटी में इन्वेस्ट करते हैं, ठीक है, लेकिन वहाँ पर रिस्क भी शेयर होता है, जैसे मार्केट वोलेटिलिटी होता है, पोटेंशियल लॉस ऑफ कैपिटल, तो ये सारे रिस्क होते हैं। जाहिर सी बात है, आपने किसी में इन्वेस्ट किया, कल कुछ डिसीजन है, वो कंपनी डूब गई, तो आपका पैसा भी वहाँ पर खत्म हो जाता है। जैसे जेट एयरवेज है, किंगफिशर है, ये सारे कंपनीज ने कभी प्रॉफिट नहीं बनाया, बहुत सारे स्कीम्स निकालने की कोशिश की लेकिन प्रॉफिट नहीं बनाया, तो जिन जिन लोगों का शेयर्स था वो शेयर्स वहाँ पे गया। तो इसलिए यहाँ पर हमें रिस्क भी देखना पड़ता है। तो पूरा कैपिटल एक ही कंपनी में लगाना रिस्क होता है, इसलिए कहा जाता है कि पहले आप उसको एनालाइज करिए। एनालाइज करने में टाइम लगता है, ये एक दिन का काम नहीं, 1 घंटे का काम नहीं, इसको काफ़ी टाइम लगता है। ठीक है, तो यहाँ पर हम आगे चलते हैं, की टर्म्स। ठीक है, तो यहाँ पर कुछ की टर्म्स होते हैं, जैसे डिविडेंड्स, कैपिटल गेन्स, मार्केट कैपिटलाइजेशन। कोई कंपनी डिविडेंड डिक्लेयर करती कि नहीं, जैसे पीएसयूज, पब्लिक सेक्टर यूनिट्स, जो गवर्नमेंट ओन्ड कंपनीज होती है, अक्सर ये लोग डिविडेंड डिक्लेयर करते हैं, क्योंकि गवर्नमेंट का जो फिस्कल डेफिसिट होता है वो हमेशा नेगेटिव में रहता है, तो वहाँ पर उनको फंड चाहिए होता है और भी एक्सपेंडिचर के लिए। तो वो कंपनीज को यहाँ पर जितनी पीएसयूज हैं वहाँ से उनके रिक्वेस्ट करते कि आप डिविडेंड डिक्लेयर करिए ताकि हमें फंड्स मिले, तो उनके साथ साथ जितने भी शेयर होल्डर हैं उनको भी डिविडेंड्स मिलता है। ऐसे करके बहुत सारी कॉर्पोरेट्स हैं, प्राइवेट कंपनीज हैं जो डिविडेंड डिक्लेयर करती हैं, काफ़ी अच्छा डिविडेंड डिक्लेयर करती हैं, जैसे टीसीएस हो गया, इन्फोसिस हो गया, तो इसमें भी काफ़ी अच्छा पैसा मिलता है। कैपिटल गेंस, ठीक है, जब भी आपका जो वैल्यू है शेयर की वो बढ़ेगा तो आपके कैपिटल गेंस में आएगा, जहाँ पर आपको प्रॉफिट दिखता है। ठीक है, मार्केट कैपिटलाइजेशन, तो एक कंपनी की करंट मार्केट कैपिटलाइजेशन कितनी, पूरी वैल्यू कितना है, ये इंपॉर्टेंट होता है जानने के लिए, बिकॉज उसी के बेसिस पे आप उसको बाइफर्केट करते हो कि लार्ज कैप है, स्मॉल कैप है, मिड कैप है। ठीक है, इसके बुनियाद पर आप ये भी देख सकते हो कि वो सॉल्वेंसी रेशियो क्या है, वो कल अगर कोई भी डेट है उसके ऊपर बहुत ज़्यादा बोरोविंग है तो पे कर पाएंगे कि नहीं, कितना बड़ा स्ट्रक्चर है वो जानना जरूरी है, तो मार्केट कैपिटलाइजेशन से काफ़ी पता चलता है। ठीक है, तो ये एक अंडरस्टैंडिंग होती है, एक अंडरस्टैंडिंग तैयार हो जाती है कि किस तरीके से जो मेरा इक्विटी इन्वेस्टमेंट अच्छा हो सकता है और उसके इम्प्लीकेशंस क्या हो सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर ये बात हो रही है कि इन कंक्लूजन अंडरस्टैंडिंग इक्विटी इज फंडामेंटल फॉर एनीवन लुकिंग टू इन्वेस्ट और एंगेज इन बिजनेस। ठीक है, तो अगर आप इन्वेस्ट करना चाहते हो या बिजनेस में एंगेज होना चाहते हो तो इक्विटी के फंडामेंटल्स को जानिए। आपने देखा होगा बहुत सारे शोज होते हैं, ठीक है, वो शोज में आप देख सकते हो वो कहते हैं कि मैं आपको इतना फंड दूंगा फॉर दिस % ऑफ इक्विटी, क्योंकि वो कंपनी में हिस्सेदारी ले रहे हैं। तो वो लोग बेवकूफ़ नहीं होते हैं, ठीक है, कि मैं 10% के लिए मैं आपको 50 लाख दे रहा हूँ, क्योंकि उनको पता है कि कल इनका बिजनेस आगे शूटअप करेगा, बढ़ेगा, तो उसकी जो 50 लाख की वैल्यू हो 50 करोड़ भी हो सकती है। दे नोज दैट। ठीक है, तो यहीं पर आप देखें कि इक्विटी की कितनी इंपॉर्टेंस होती है। कितनी दुनिया में कंपनी देख लीजिए, लोग अपनी पेमेंट इक्विटीज़ में लेते हैं, जैसे स्टॉक ऑप्शंस होता है। ठीक है, कई कंपनियां अपने एम्प्लॉयज़ को स्टॉक ऑप्शंस देती हैं कि आप ये स्टॉक ले लीजिए, क्योंकि कल कंपनी की वैल्यू बढ़ती है, कल कंपनी मान लीजिए पब्लिक होती है, तो उनकी जो वैल्यू है वो जो शेयर प्राइस उस समय चल रहा हो उसके मुताबिक चलता है, तो काफ़ी लोग करोड़पति बन जाते हैं। तो इसलिए यहाँ पर इक्विटी के बारे में जानना बहुत जरूरी है। इक्विटी इन्वेस्टमेंट क्या होता है, उसके इम्प्लीकेशंस क्या हो सकते हैं, और कैसे आपके वेल्थ क्रिएशन में इक्विटी का सबसे इंपॉर्टेंट रोल होता है। ठीक है, तो बाय ग्रास्पिंग इट्स कंसेप्ट, टाइप्स, रिस्क, वी कैन मेक इन्फॉर्म्ड डिसीजन दैट अलाइन विद आवर फाइनेंशियल गोल्स। तो जो मेरे फाइनेंशियल गोल्स हैं उसमें इक्विटी का बहुत इंपॉर्टेंट रोल है, तो मुझे इसके रिस्क, प्रॉफिट, सभी चीज़ को एनालाइज करना पड़ता है। आपने देखा होगा कि जितने भी फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट हैं कहीं ना कहीं इक्विटी इन्वॉल्व है, जैसे म्यूचुअल फंड्स, उसमें बहुत सारे इक्विटी फंड्स होते हैं, तो इक्विटीज उसमें इन्वॉल्व है। आप ट्रेडिंग करते हो उसमें इक्विटी इन्वॉल्व होता है, क्योंकि जितने भी ऑप्शंस एंड फ्यूचर्स हैं आप देखोगे उसका जो अंडरलाइंग एसेट है वो ज़्यादातर इक्विटी होता है। ठीक है, वहीं पर लोग ज़्यादातर ट्रेडिंग करते हैं। ठीक है, तो ये था इक्विटी के बारे में एक इन्फॉर्म सेशन। आई होप आपको ये वीडियो पसंद आया होगा, तो प्लीज़ लाइक एंड शेयर कीजिए। मैं आपका ट्रेनर धर्मेंद्र राजभर, आपका धन्यवाद।